मित्रों नमस्ते। काव्य प्रकाश में हम लोग तृतीय उल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से हम लोग कल जो है आर्थी व्यंजना के 10 भेदों में से 2 भेदों का अध्ययन किए। एक वक्ता के वैशिष्ट्य में आर्थी व्यंजना और दूसरा बोधव्य के वैशिष्ट्य में आर्थी व्यंजना। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अब उसके आगे। तीसरा है काको के वैशिष्ट्य में आर्थी व्यंजना। अब तो इसको जानने से पहले यह जान लेते हैं कि काकू किसको कहते हैं। तो काकू का अर्थ होता है, देखिए, एक बोलने का विशेष प्रकार का लहजा या बोलने की एक विशेष प्रकार की जो हम अपने कंठ से ध्वनि निकालते हैं उससे हम कहते हैं काकू। अब जैसे मान लेते, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम समझ लेते हैं। जैसे कि कहीं किसी को जाने की चर्चा हो रही है, मान लेते हैं वाराणसी जाने की चर्चा हो रही है, और यदि हम यह कहें और किसी जिसको कहा जा रहा है जाने के लिए, अब वह कैसे कह रहा है, अच्छा जाते हैं हम वाराणसी, है ना। अब देखिए उसका लहजा देखिएगा, अच्छा ठीक है जाते हैं हम वाराणसी, अर्थात हम वाराणसी नहीं जाएंगे। जबकि वाक्य से क्या प्रदर्शित हो रहा है, अभिधा देखेंगे तो अभिधा तो यही कह रहा है कि वह हम वाराणसी जाएंगे, लेकिन जब हम उसका बोलने का एक लहजा और कंठ की ध्वनि परिवर्तित हो गई है, जिससे यह समझ में आ रहा है कि यह वाराणसी नहीं जाएगा, है ना। यही काकू है। अब उस काकू को यहाँ पर आचार्य मम्मट उदाहरण दे करके कैसे लिखे हैं, तो पहले थोड़ा सा यह देखिए, वेड़ी संहार नाटक के प्रथम अंक का यह उदाहरण इन्होंने लिखा है, जिसमें जो है कि भीम है और जो है सहदेव है। ये लोग क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसमें भीम क्रोध कर रहे हैं, तो भीम को क्रोध करते हुए देख करके सहदेव कहते हैं कि भीम से कहते हैं कदाचित खिद्यते गुरु, कि शायद गुरु अर्थात युधिष्ठिर, खिद्यते अर्थात नाराज हो। आप हे भीम भैया, आप इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं तो शायद बड़े भैया नाराज हो, कदाचित खिद्यते गुरु हो। तो कहते हैं अच्छा, कहते हैं गुरु खेदमपि जानाति, गुरु का नाराज होना भी जानते हैं क्या। अब उस दृष्टि में यह श्लोक कहकर कहते हैं, तो पहला ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तथा भूता दृष्ट्वा नृप सदस्य पांचाल तनयाम वने व्याधि शार्धम सुचिरम उष्टम वल्कलधरहि विराटस्यावासे स्थित मनुचरितारंभ निभृतम गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नाद्यापि कुरुषु। कहते हैं कि तथा भूता अर्थात कि उस प्रकार की अवस्था में, किस प्रकार की अवस्था में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनका बाल खींच करके लाया जा रहा था, उस प्रकार की अवस्था में दृष्टवा देखकर नृप सदस्य राजाओं की सभा में पांचाल तनयाम अर्थात द्रौपदी पांचाली को, तो पांचाली को उस प्रकार की अवस्था में देख करके राजाओं की सभा में बड़े भैया युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आया। ठीक, अर्थात जब द्रौपदी का चीरहरण करके उस अवस्था में लाया गया, वो राजाओं के सभा में चीरहरण किया जा रहा था, उस अवस्था में देख करके युधिष्ठिर भैया को क्रोध नहीं आया। बने व्याधि शार्धम, वन में व्याधि शार्धम व्याधों के साथ रहे, सुचिरम उष्टम, सुचिरम यानी लंबे समय तक निवास किए। किस प्रकार से निवास किए, वल्कल धरहि, वल्कल वस्त्रों को धारण करके लंबे समय तक वन में व्याधों के साथ निवास किए, तब युधिष्ठिर भैया को क्रोध नहीं आया, बड़े भैया को। अब विराटस्य आवासे, विराट के आवास में ये स्थित मनुचरितारंभ निभृतम अर्थात अनुचर की भांति अनुचित कार्यों को करते हुए छुप करके विराट के आवास में हम लोग रहे, तब बड़े भैया को क्रोध नहीं आया। गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नाद्यापि कुरुषु कौरवों पर जब आज हम खेदम मतलब क्रोध कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर क्रोध कर रहा हूं, तो गुरु अर्थात बड़े भैया जो युधिष्ठिर भैया हैं, वह खेदम मतलब क्रोध करेंगे, वह मई खेदम मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, नाद्यापि, है ना, और कुरुओं पर नाद्यापि नहीं क्रोध करते हैं,
नाद्यापि पुरुषु, पुरुषों पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर अगर इस तरीके से इसको लहजे में थोड़ा सा ले लें, तब देखिए पूरे का अर्थ सुन करके कि उस अवस्था में जब पांचाली का राजाओं की सभा में वस्त्र खींचा जा रहा था, तब बड़े भैया को क्रोध नहीं आया। वन में हम लोग व्याधों के साथ वल्कल वस्त्र को धारण करके लंबे समय तक निवास किए, तब बड़े भैया को क्रोध नहीं आया। और हम लोग विराट के घर में रसोइया बनकर, सेवक बनकर अनुचित कार्यों को किए, तब उनको क्रोध नहीं आया। और आज हमारे ऊपर वह क्रोध करते हैं, नाद्यापि कुरुषु, कुरुओं पर क्रोध नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अब काको निकालेंगे, अर्थात उनका मेरे ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है, उनका कौरवों पर क्रोध करना उचित है। यह जबकि यहाँ पर अभिधा में देखें तो स्पष्ट है मित्रों कि नाद्यापि कुरुषु, कुरुओं पर, कौरवों पर नाराज नहीं होते हैं, मेरे ऊपर नाराज होते हैं। तो इसका जब हम काको निकालेंगे तो स्पष्ट निकलेगा कि उनका, बड़े भैया का हमारे ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है, कौरवों के ऊपर क्रोध करना चाहिए उनको। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगले उदाहरण को देखते हैं। पहले मैं उसको लिख लेता हूं, फिर अब हम लोग उसका तब अध्ययन करेंगे। अगला है वो मित्रों चौथा, वाक्य के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना। अब इसमें आइए देखते हैं कैसे आर्थी व्यंजना। तदा मम गंड स्थल निमग्नाम दृष्टि नैनैशिरनेत्र इदानीं सेवाहं तौ च कपोलो न सा दृष्टि। इसमें कह रही है, एक नायिका नायक से कह रही है कि इसमें पहले देखिए यह है, इस तरह से समझेंगे तो समझ में आएगा कि एक नायिका है, उसकी सखी बगल में खड़ी है और उसके सखी का प्रतिबिंब नायिका के किसी कुंडल हो, गाल हो, उस पर पड़ रही थी, उसकी प्रतिबिंब। तो जो उस नायिका का जो नायक है, जो प्रेमी है, वह बड़े ध्यान से उस प्रतिबिंब को देख रहा था। तो उसी को कह रही है। अब मान लो उसके बाद नायिका चली गई, उसकी जो नायिका की जो सखी थी वो चली गई, तो अब प्रतिबिंब उस सखी का उसके गाल पर, कपोल पर, या उसके जो भी कुंडल पहनी होगी उस पर तो रहा नहीं। तो अब उसकी दृष्टि में कुछ बदलाव आ गया उस नायक की। तो जो नायक की दृष्टि में बदलाव आ गया, उसी के लिए वह नायिका कह रही है कि तदा मम गंड स्थल निमग्नाम, कि उस समय मेरे गंड स्थल पर निमग्नाम, जो आपकी दृष्टि, निमग्नाम दृष्टि, जो दृष्टि गड़ी हुई थी, नानैसी रन्यत्र, वह नानैसी, न अनैसी मतलब ले जाना, नहीं हट रही थी, नहीं ले जा रहे थे, अन्यत्र अर्थात अन्यत्र। तो उस समय तो आपकी दृष्टि अन्यत्र कहीं नहीं जा रही थी, एकदम आपकी दृष्टि मेरे कपोल पर गड़ी हुई थी और कहीं आपकी दृष्टि नहीं जा रही थी। अब इदानीं सेवाहम, इस समय सायवाहम, मैं भी वही हूँ, तौच कपोलम, और मेरे कपोल भी वही है, न सा दृष्टि, लेकिन अब आपकी वह दृष्टि नहीं है, अब आपकी वह दृष्टि नहीं है। इससे यह बताना चाह रही है कि मेरे कपोल पर, गाल पर, कुंडल पर जो मेरे सखी का प्रतिबिंब पड़ रहा था, उस समय तो आपकी दृष्टि कुछ और ही थी, और इस समय जब वह सखी मेरी चली गई है तो मैं भी वही हूँ और मेरे कपोल भी वही हैं, लेकिन अब आपकी दृष्टि कुछ और ही है। तो इससे जो वक्ता है, जो वक्ता का जो वाक्य है, उस वाक्य में यही व्यक्त होता है कि आपका छुपा हुआ ये प्रछन्न कामुक को मैंने ताड़ लिया है, उस प्रछन्न कामुक को मैंने ताड़ लिया है। तदा मम गंड स्थल निमग्नाम, एक बार और देख लीजिए, उस समय मेरे गंड स्थल पर गड़ी हुई आपकी दृष्टि न अनैसी अन्यत्र, आप कहीं नहीं ले जा रहे थे, कहीं नहीं हटा रहे थे। इदानीं सेवाहम, इस समय मैं भी वही हूँ, तौच कपोलो, और मेरे गाल भी वही हैं, लेकिन वह आपकी दृष्टि नहीं है। इससे, इस वाक्य से यही सिद्ध होता है कि
आपका जो प्रच्छन्न कामुक है उसको मैंने ताड़ लिया है, उसको मैंने जान लिया इस वाक्य में। ठीक है मित्रों, तो यह वाक्य के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना है। अब हम लोग आगे देखेंगे वाच्य के वैशिष्ट में अर्थी व्यंजना। अब मैं फिर से उस उदाहरण को लिख लेता हूं, फिर मैं उसको बताता हूं। अगला उदाहरण है मित्रों पांचवा, वाच्य के वैशिष्ट में अर्थी व्यंजना। जो अर्थी व्यंजना का पांचवा भेद है, इसका ये उदाहरण देखते हैं हम लोग। उद्देश्यो यम सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंच तस्मिन् सुरत सुहृदस्तन्वी ते वान्ति वाता ऐसा मग्रे शरत कलिता कांड कोपो मनोभु। कह रहे हैं इसमें एक नायक है, वह नायिका से अपने कह रहा है कि देखो यह सरस कदली, सरस मतलब सरस हरे भरे, कदली केलों की श्रेणियां हैं जो शोभातिशायी अत्यंत शोभा दे रही हैं। वह केले की, हरे भरे केले की श्रेणियां हैं, सरस हैं, जो कि अत्यंत शोभा दे रही हैं। और ऐसे वहां वह जो कुंज है लगने, वो ऐसा कुंज, ऐसे कुंज का जो उत्कर्ष, माने जो ऐसे कुंज का जो वहां पर जो कुंज है, ऐसे कुंज का उत्कर्ष रमणी विभ्रमो, रमणियों के विभ्रम अर्थात हाव भाव को अंकुरित, माने अंकुरित कर देने वाला है, नर्मदाया, नर्मदा नदी के तट पर। तो कह रहा है, वह कहने का भाव यह है कि नर्मदा नदी का एक ऐसा तट है जहां पर सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, जहां पर केले की, हरे भरे सरस केले की श्रेणियां लगी हुई हैं, पंक्तिबद्ध के रूप में लगी हुई हैं, और वह अत्यंत शोभा दे रही हैं। और वहां पे जो कुंज बने हैं, जो झुरमुट बने हैं, उस झुरमुट का जो उत्कर्ष है उस कुंज का, वह किसी भी रमणी के विभ्रम अर्थात हाव भाव को अंकुरित कर देने वाला है। ऐसा नर्मदा नदी का कोई एक तट है। और उस तट की विशेषता आगे वह नायक कह रहा है नायिका से, किंचय तस्मिन सूरत सुहृत, सूरत सुहृत अर्थात सूरत का मित्र, सूरत सुहृत अर्थात मित्र। तन्वी प्रारंभ में ही कह चुके कि हे तन्वी, नायक कहता है संबोधन करके, हे तन्वी, ते वांति वाता, वांति बहती हैं, वाता माने वायु, और वहां पे क्या बह रही हैं, वायु बह रही हैं। कैसी वायु, सूरत सुहृत, जो कि सूरत की मित्र हैं, अर्थात सूरत की मित्र कैसी वायु हो सकती है। कहने का भाव यह है, ऐसी वायु जो सूरत रति क्रीड़ा के थकान को दूर करके पुनः रति क्रीड़ा के लिए अर्थात सूरत के लिए तैयार कर देती हैं, ऐसी वायु ही सूरत सुहृत वायु कही जाती है। तो वहां सूरत सुहृत वायु बह रही हैं, और ऐसा मग्रे, उस वायु के आगे क्या, शरतिस कलिता माने धारण करके, कांड कोपो मनोभु, कामदेव, कामदेव ऐसा मग्रे उसके आगे चलते हैं। काम मनोभु ऐसा मग्रे, यानी उस वायु के आगे जो सूरत की थकान को दूर करके पुनः उत्तेजित कर देती है सूरत के लिए, उस वायु के आगे मनोभु ऐसा मग्रे, मनोभु, मनोभु कामदेव चलते हैं उसके आगे। लेकिन कामदेव कैसे चलते हैं, करे कलिता धारण करके, कांड कोपो, जो कि अनअवसर भी कोप कर देते हैं, कोप कर लेते हैं, ऐसे कामदेव धनुष चाप चढ़ा करके उस वायु के आगे चलते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि आर्थी व्यंजना क्या है मित्रों। अब आर्थी व्यंजना इसमें क्या हुई, तो आर्थी व्यंजना सीधे यही हुई कि यहाँ पर जो नायक है वह नायिका से यह कहना चाह रहा है कि सूरत के लिए इस कुंज के भीतर चलो जो नर्मदा नदी के तट पर है। इसमें जबकि कहीं भी आप लोगों को स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है, इसमें तो सिर्फ हमें यही दिख रहा है जो श्लोक का अर्थ है कि नर्मदा नदी का एक तट है जो कि अत्यंत सुंदर है, शोभाशालिनी है, केलों का हरा भरा एक कुंज है, और वह कुंज रमणियों के विभ्रम को अंकुरित कर देता है, और वहाँ पे रति क्रीड़ा में थके हुए लोगों को भी ऐसी हवाएं चलती है जो उनकी थकान को दूर कर देती है।
तो और उसके उन हवाओं के आगे कामदेव चलते हैं। तो यह तो इसका सिंपल सा, जिसको कह लें कि अभिधा यानी वाच्य हो गया, यह हमारा वाच्य हो गया। लेकिन जो हम व्यंजना निकालेंगे, आर्थी व्यंजना, वह नायक अपनी नायिका से यह कहना चाहता है कि इस कुंज के भीतर चलो सूरत के लिए, यह व्यंजना निकल रही है। ठीक है मित्रों, अब यहां पर हम लोगों ने ये वाच्य पढ़ा, इसके पहले क्या पढ़े थे? वाक्य। एक वाक्य पढ़ा और एक वाच्य, ये दोनों व्यंजन हम लोग पढ़े। लेकिन आप लोगों को पढ़ने में, समझने में यह दोनों लगभग समान प्रतीत होता होगा कि यार एक ही उदाहरण तो दोनों में चल सकता है। तो बात भी सत्य है कि यह एक ही उदाहरण दोनों में भी चल सकता है, अर्थात यह जो वाच्य का उदाहरण है वाक्य में भी चल सकता है, और जो वाक्य का उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा वह वाच्य में भी चल सकता है। जो पहले पढ़ा यतदा मम गंड स्थल निमग्ना, ठीक है, वह इसमें भी चल सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें जब वाक्य की प्रधानता होगी तो यह वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। जैसा कि सेम हम लोग वक्ता और बोधव्यक में देखे थे, सेम वही बातें यहाँ पर भी होंगी। यदि वाक्य की प्रधानता होगी तो इसमें यह वाक्य का उदाहरण बन जाएगा, यदि वाच्य की प्रधानता होगी तो यह वाच्य का उदाहरण बन जाएगा। बहुत मामूली सा इसमें अंतर है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं छठा। मैं पहले उदाहरण को लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है मित्रों छठा, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना। यह क्या है? अन्य सन्निधि अर्थात कोई पास में हो उसके वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण लिखते हैं, नुदत्यानार्द्रमनाः स्वश्रूर्मा गृह भरे शकले क्षण मात्रम यदि संध्यायाम भवति न वा भवति विश्रामः। कह रहे हैं एक नायिका है, वह कह रही है नुदति अनार्द्र मना। अनार्द्र मना अर्थात निर्दयी है। क्या है? निर्दयी। श्वश्रुमा अर्थात कौन? मेरी सास। कह रही है नायिका कि मेरी सास निर्दयी है। गृह भरे सकले, और घर के सकले माने संपूर्ण कार्य मुझसे ही कराती है। मेरी सास निर्दयी है और घर के सारे कार्य वह मुझसे ही कराती है, इसलिए क्षण मात्रम, क्षण मात्र के लिए यदि संध्यायाम, संध्या के समय, भवती समय मिल जाता है, न वा भवति विश्राम, कभी वह भी विश्राम मुझे नहीं मिलता। ठीक, तो मेरी जो सास है वह दिन भर घर के सारे काम मुझसे ही कराती है, इसलिए क्षण मात्र के लिए यदि संध्या के समय मुझे विश्राम मिल जाता है तो मिल जाता है, न वा भवति विश्राम, कभी वह भी विश्राम मुझे नहीं मिलता। यह देखिए क्या हो रहा है, इसमें व्यंजना क्या है? यहाँ पर यह है कि जो व्यंजना ये निकल रही है कि संध्या का समय संकेत काल है ना, संध्या का समय जो है यही संकेत काल है। ठीक, यही हमारी यहाँ पर व्यंजना निकल रही है। आगे बातें समझ में कि मान लेते हैं हम वहाँ पर जो नायिका है उसके पास में, उस दूती के पास में और भी गुरुजन आदि, घर के लोग, आरजी आदि बहुत सारे लोग हों, तो अब वहाँ पर किसी नायक से पहले तो कोई मोबाइल वोबाइल था नहीं कि फ़ोन पर हम बातें करके बता सकते हैं, तो वहाँ पर वह समय को कैसे बताएगी अपने नायक से मिलने के लिए? तो वैसे ही जब कोई पास में है, अन्य सन्निधि दूसरा कोई जब पास में हो, निकट में हो, तो कैसे बताएगी? तो इसी प्रकार से। तो यहाँ पर तो जो अगर हम देखेंगे जो वाच्य निकल रहा है, जो अभिधा इसका क्या है? यही है कि घर की मेरी जो सास है अत्यंत कठोर हृदय वाली है, निर्दयी हृदय वाली है, घर के सारे काम मुझसे कराती है, इसलिए क्षण मात्र के लिए कभी संध्या को समय मिलता है, कभी वह भी नहीं मिलता। तो यहाँ तो सीधा सीधा अर्थ हो गया, लेकिन इसका व्यंजना क्या निकल रहा है? यह व्यंजना हम कब निकाल रहे हैं? आर्थिक व्यंजना, क्योंकि गुरु अन्य आदि पास में है, इसलिए इस प्रकार से कह रही है कि संध्या के समय में ही हम मिल सकते हैं। यही इसकी व्यंजना प्रकट होती है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं।
अगला मित्रों, आर्थी व्यंजना का जो 7वां भेद है, प्रस्ताव के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना। अब इसमें प्रस्ताव का हम लोग प्रारंभ में ही जान चुके थे। प्रस्ताव का अर्थ होता है प्रकरण। अब उसके अर्थ में देखिए कैसे आर्थी व्यंजना हो रही है। पहले उदाहरण को देखते हैं। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोद्य प्रहर मात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठसि तत सखी सज्जय करणीयम। कह रहे हैं एक जो है कि सखी है, एक नायिका है, और उसकी सखी आकर के नायिका से कहती है कि हे सखी, हे सखी, श्रूयते, सुनते हैं, सुना जाता है या सुन रहे हैं कि समागमिष्यति, आने वाले हैं, समागमिष्यति, आने वाले हैं, तव प्रियोद्य, तुम्हारे प्रिय अर्थात तुम्हारा पति, प्रहर मात्रेण, एक पहर मात्र में तुम्हारे पति आने वाले हैं, ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा सुनते हैं। एवमेव किमिति, तो इस प्रकार से क्यों, तिष्ठस्य माने बैठी हो, तब सखी सज्जय करणीयम, करने योग्य कार्यों को तुम्हें करना चाहिए। अर्थात अपने पति के लिए जो भोजन आदि का प्रबंध है उसे तुम्हें करना चाहिए, या इतने दिनों के बाद तुम्हारे पति आ रहे हैं तो उनके लिए श्रृंगार आदि तुम्हें करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बात यह है कि अब व्यंजना क्या निकलती है। तो व्यंजना यहाँ पर मित्रों यह है कि अब इस समय तुम्हारा अभिसारण के लिए जाना उपयुक्त समय नहीं है। अब यह व्यंजना देखो कैसे निकल रही है, उसको पहले समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लेते हैं उसका पति कहीं नहीं है, यहाँ पर यह बाहर गया हुआ है, विदेश में गया हुआ है, और उसकी जो नायिका है वह अभिसारण करने के लिए किसी उपनायक के पास जाने वाली थी। इसी बीच में उसकी सखी को यह पता चल गया कि इसका नायक, इसका पति आ रहा है। तो जब आ रहा है तब आ करके वहां पर यह प्रस्ताव अर्थात प्रकरण के रूप में कहती है कि सखी, सुना है तुम्हारे पति आने वाले हैं, एक पहर मात्र में आ जाएंगे, तो तुम ऐसे क्यों बैठे, उनके लिए सजो, करने योग्य कार्यों को करो, खाना आदि तैयार करो। अर्थात अब वो तो सुन ली ना कि मेरे पति आने वाले हैं, तो अब यह क्या होगा कि अब इस समय यानी करने योग्य, अपने पति के लिए जो करने योग्य कार्यों को है अर्थात सजना, संवरना, खाना पकाना, भोजन तैयार करना, यह करने योग्य कार्यों को अपने पति के लिए करो, और जो अभिसारण के लिए जाने वाली थी अब उसके लिए तुम मत जाओ। अब यह वहां पर जाने के लिए उचित समय नहीं है, यही यहाँ पर यह कहना चाहिए। यहीं पर आर्थी व्यंजना निकल रही है कि यह अभिसारण के लिए जाना उचित समय नहीं है। ठीक है मित्रों, अब आज के लिए इतना ही। अब आगे 3 और रह जाएंगे, 3 उदाहरण, तीन प्रकार के आर्थी व्यंजना, और उनको पढ़ करके हम लोग अगले वीडियो में तृतीय उल्लास को समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।